यस, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो राजस्थान की जलवायु है। राजस्थान की जलवायु को लेकर के हमने एक पहला वीडियो अपलोड किया है और आज हमारा ये राजस्थान की जलवायु का ये सेकंड पार्ट, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको वो पूरा नॉलेज दे दें जो आपके एग्ज़ाम के अनुसार हो। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इन वीडियो को देख करके अपने नोट्स को बना रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे होंगे जो कि आपके गाइडों के अलावा ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा होगा। तो आइए हम राजस्थान की जलवायु को देखते हैं। आज हमारा जो राजस्थान की जो जलवायु है, छोटे छोटे से मैं क्वेश्चंस करूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जलवायु का कोई मापदंड है क्या? जलवायु का क्या कोई मापदंड है क्या? हम कैसे कह पाएंगे कि ये जलवायु है? जैसे उपोष्ण जलवायु बोल रहे हैं हम, आर्द्र जलवायु बोल रहे हैं हम, अति आर्द्र जलवायु बोल रहे हैं हम। क्या इसका कोई मापदंड है जिसकी वजह से हम जलवायु कह पाते हैं? समय के लिए नहीं होती है जलवायु, मतलब वहाँ की परमानेंट मौसम, मतलब यस, देखिएगा, जलवायु का जो एक मापदंड तैयार हुआ है, किसी क्षेत्र का वर्षा, वनस्पति और मिट्टियों के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर 30 वर्षों तक अगर कहीं पर परिवर्तन नहीं होता है तो इसका जो जलवायु का जो एक परिभाषा डेवलप होकर आई है वो है 30 वर्ष तक अगर एक जैसी स्थिति रहती है तब हम उस क्षेत्र के लिए बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र की यह जलवायु है। ठीक वैसे ही हम मौसम के बारे में बात करें, क्या मौसम को लेकर के कोई है डेफिनेशन? मौसम को लेकर के कोई बताइए दिगन। बताइए मैडम, मौसम को लेकर के देखिएगा, ये हमारा आरपीसी में क्वेश्चंस बने हुए हैं। जलवायु, मौसम, कितने वर्षों के लिए, परिभाषाएं। मौसम जो है वह कुछ समय के लिए, एक दिन 2 दिन हो सकता है या एक कुछ घंटों के लिए हो सकता है, जिसमें उस क्षेत्र का वातावरण परिवर्तन हो जाता है। एज एग्जाम्पल, जैसे हम सुबह देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और दोपहर में अचानक बादल से आ गए और हम कहते हैं अरे ये तो वर्षा जैसा मौसम हो गया। यानी कि मौसम जो है वह कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है या कुछ घंटों के लिए हो सकता है, और उस वातावरण का जो जलवायु है, जो आर्द्रता है, उसमें परिवर्तन कर जाती है या तापमान में परिवर्तन कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। लेकिन जो जलवायु जो होती है वह किसी घंटे, 2 घंटे या 3 दिन के माहौल को देखकर या महीने या 2 महीने के माहौल को देख करके हम कह नहीं सकते कि ये जलवायु है। इसके लिए उस क्षेत्र का भौतिक स्वरूप, उस क्षेत्र की वनस्पति, उस क्षेत्र का जल का रिकॉर्ड कम से कम 30 वर्ष तक अगर वह 19-20 यानी कि बराबर समानता को लिए हुए रहता है, तब हम उस क्षेत्र का डिक्लेरेशन करते हैं कि यह उपोष्ण जलवायु का भाग है, यह कटि बंद वाला भाग है, यह आर्द्र वाला भाग है, या अति आर्द्र वाला भाग है। यानी कि इसके लिए हमको 30 वर्ष तक वेट करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि राजस्थान के अंदर जैसे ये अति आर्द्र वाला जिला है, यह अति आर्द्र वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा अगर वनों की अत्यधिक कटाई हो जाए और धीरे धीरे वर्षा की कमी होने लग जाए
तो उसका भी रिकॉर्ड 30 साल तक देखा जाएगा, तब जाके यह जो आर्द्र जिला है वो परिवर्तन रूप में, परिवर्तन नाम से बोला जाएगा। लेकिन मौसम में तो हर पल हर घड़ी चेंज होता रहता है। तो ये जो हमारा राजस्थान जो है वो जलवायु को लेकर के, वर्षा को लेकर के, वनस्पति को लेकर के हमारे राजस्थान के इतना उतार चढ़ाव है कि जैसे हम देखें तो चूरू एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक ठंड और गर्मी वाला जिला है। यानी कि एक ऐसा पैलेस है जो कि हमारे राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर पहला स्थान रखता है कि सर्वाधिक ठंड भी रिकॉर्ड की जाती है और गर्मियों के अंदर सर्वाधिक गर्मी रिकॉर्ड की जाती है। और इसका पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा रेतीला भाग है, सबसे ज्यादा रेतीला भाग है, सिरोजम मिट्टी है। लेकिन चूने की अधिकता है। नहीं, चूने की दिखता नहीं है, यहाँ पे सिरोजम मिट्टी है। दूसरा ये कि यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी, अगर सर्वाधिक गर्मी को लेकर के अगर ये बात नहीं करें तो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला भी कह सकते हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला यानी कि अपने एक अस्थाई अंक को लिए हुए रहता है, वार्षिक तापमान। वार्षिक तापांतर। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जयपुर जिला। जयपुर जो जिला है वो सर्वाधिक ओलावृष्टि को लेकर के है। क्या है? सर्वाधिक ओलावृष्टि को लेकर। तो अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि यहाँ जयपुर में सर्वाधिक ओलावृष्टि क्यों होती है? क्या रीजन है ऐसा? बताइए देखन। नहीं पता? देखिएगा, जब हमारे राजस्थान के अंदर मानसून का परावर्तन होता है, कब मानसून का परावर्तन होता है, तो मानसून जो है वो सबसे पहले गंगानगर के अंदर प्रवेश होते हैं और यहाँ से ये वापस हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर वाले भाग की ओर है ना वो अपनी हवाओं को परिवर्तन करते हैं और वहां से वापस ठंडी हवाएं जब हमारे जयपुर की ओर वापस रिटर्न आती है, जिसे हम शीतकालीन के समय मावटा वाली स्थिति को बोलते हैं, और ऐसी स्थितियां आती है। तो यह जो जयपुर एक ऐसा पैलेस है जहां पर सर्वाधिक तापांतर वाला जिला नजदीक होने के कारण, दूसरा यहाँ पर बहुत ही न्यून दाब होने के कारण यहाँ पे जो मानसून के द्वारा जो भी जल चल रहा है वह बूंदों के रूप में न होकर के एक बर्फ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। और जैसे ये धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है, वह हवाएं जब धीरे धीरे जब नीचे की ओर बढ़ती हैं और हमारे बांसवाड़ा के पास आते आते, क्योंकि बांसवाड़ा के नजदीक कर्क रेखा होने के कारण वो मानसून जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन रूप लेता है, गर्माहट को लेता है, जिसके कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के क्षेत्र में वर्षाएं हो जाती है, ओले कम पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है वो गर्मी कम है, क्योंकि हमारे पास में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का ठंडी हवाएं हैं, जो कि ठंडी हवाएं इधर से है ना वो मानसून का परिवर्तन वाली हवाएं, दोनों का जो क्रॉस होता है, जिसकी वजह से जयपुर के अंदर है ना वो ओलावृष्टि हो जाती है। तो ओलावृष्टि का कारण है मानसून का परावर्तन होना और न्यून दाब का बनना। दूसरी चीज है कि जयपुर से नजदीकी भाग को देखते हैं तो दिल्ली, और हमारे जयपुर से एक दूसरा है ना स्टेशन देखते हैं आगरा, यानी कि दिल्ली, आगरा और जयपुर ये एक त्रिकोण शेप को बनाता है। क्या बनाता है? त्रिकोण शेप को बनाता है। तो ये जो शेप है वो स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, स्वर्णिम त्रिकोण के नाम। यानी इसके ऊपर भी पहले हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चन लिया है, स्वर्णिम त्रिकोण निम्न में से। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि स्वर्णिम त्रिकोण भी 3 प्रकार के अलग अलग है, पर्यटक के आधार पर, मेलों के आधार पर, वर्षाओं के आधार पर, जलवायु के आधार पर अलग अलग भागों के अंदर त्रिकोण संगम बने हुए हैं, और हमारे अभ्यारण्य को लेकर भी त्रिकोण संगम बने हुए। तो जहां पर यह स्वर्णिम शब्द का यूज हो रहा है, उसके पहले आपको देखना होगा कि ये जो स्वर्णिम त्रिकोण की बात कर रहा है वो जलवायु के लिए कर रहा है, क्या यह मेलों के लिए कर रहा है, क्या यह अभ्यारण्य के लिए कर रहा है। उसके आधार पर ही आपको स्वर्णिम त्रिकोण पर ऑप्शन पे जाना
होगा। लेकिन यहाँ पर जो जलवायु को लेकर के त्रिभुवन त्रिकोण बन रहा है वह जयपुर, दिल्ली और आगरा बना रहा है। समझ रहे हो? नेक्स्ट कुछ है वो है हमारा झालावाड़। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि झालावाड़ जो है वो राजस्थान के अंदर पहला स्थान रखती है वर्षा को लेकर के, पहला स्थान रखती है वर्षा को लेकर के। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उभर करके सामने आता है और वो ये आता है कि हमारे राजस्थान के अंदर मानसून जो है वो जब वर्षा करने के लिए आती है तो राजस्थान में कितने प्रकार के मानसून यहाँ पर किस किस जगह के मानसून आते हैं? राजस्थान में पहली वर्षा यानी पहला मानसून कौन सा भाग एंट्री करता है? बंगाल की खाड़ी का करता है कि अरब सागर का करता है? अरब सागर का। यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले अरब सागर की जो मानसूनी जलवायु है वह झालावाड़ के अंदर प्रवेश करती है। और अरब सागर की जो जलवायु का जो मानसूनी जो हवाएं हैं वो मात्र पूरे राजस्थान में 10% ही जल देती है। 90% जो जल है वो बंगाल की खाड़ी से मिलता है, राजस्थान को बंगाल की खाड़ी से मिलता है। और अगर ये 10% जो है ना वो 90% जो है ना यहाँ पर जो मिल रहा है, अगर वास्तव में इस राजस्थान को छोड़ करके दूसरे स्टेट के अंदर अगर कोई अवरोध होता तो शायद हमको यहाँ पर 10% पर ही खुश होना पड़ता। तो प्रथम जो है ना वो मानसून प्रवेश होते हैं तो अरब सागर के मानसून प्रवेश होते हैं और वो 10% हमको वर्षा देते हैं। और सबसे ज्यादा जो वर्षा हमको प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे ज्यादा वर्षा हमारे झालावाड़ में होती है। उसके बाद में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी है ये, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। और तीसरे नंबर पे है गर्मियों में न्यूनतम आंधियां चलती हैं, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं गर्मियों में आंधियां होती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता है, सर्वाधिक आर्द्रता है। तो ये हमारे झालावाड़ की विशेषता है। उसके बाद आता है हमारा बांसवाड़ा। हम अच्छे से जानते हैं बांसवाड़ा के अंदर कर्क रेखा है और कर्क रेखा होने के कारण यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। यहाँ से हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चंस बनाया था और वो ये कहा था कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें जब है ना पाँव के अंगूठे पर होगी तो शाम पड़ते पड़ते वह किस दिशा की ओर तिरछी होती हुई जाएंगी। तो इसका हमारा आंसर फिर जाएगा गंगानगर के लिए, क्योंकि उत्तर के अंदर क्या है, गंगानगर है। तो यहाँ पर एक तो सूर्य की सीधी किरणें हैं और दूसरा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा को ग्रहण करने वाला कोई जिला है तो वो सेकंड नंबर पर बांसवाड़ा आता है, सेकंड नंबर पर बांसवाड़ा आता है। और यही कारण है कि यहाँ पर हमारे बांसवाड़ा की जो भौगोलिक स्थिति है कंकड़ और पत्थरों से भरी हुई, जिसके कारण यहाँ का अधिशेष जल हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अधिशेष जल प्राप्त होता है, जिसके कारण बांसवाड़ा के अंदर 100 ऐसे बड़े बड़े तालाब हैं। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, 100 आइसलैंड, 100 आइसलैंड। अगर यहाँ पर ऐसी भूमि नहीं होती तो ये जल भी नीचे की ओर उतर जाता है। देखो सबसे ज्यादा बरसात झालावाड़ में हो रही है, लेकिन इसको हमें 100 आइसलैंड नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस झालावाड़ के अंदर पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी है, पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी है। अब आता है हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर जो जिला है वह पूरे राजस्थान का जो ताप चल रहा है, जो तापांतर का काम चल रहा है, उसके अंदर सबसे कम तापांतर वाला जिला है ये, सबसे कम तापांतर परिवर्तन होता है, सबसे कम तापांतर वाला जिला है। उसके बाद हमारा सिरोही। सिरोही को आप अच्छे से जानते हैं कि अब यहाँ पर देखिएगा कि न्यूनतम तापांतर वाला स्थान हमारा स्थान बोला गया है, इस डूंगरपुर के लिए कम तापांतर वाला जिला बोला गया है। तो यहाँ पर जो स्थान होगा न्यूनतम तापांतर वाला वो कौन सा होगा? सिरोही में भी पैलेस होगा, माउंट आबू। सिरोही में भी एक पैलेस होगा और वो होगा हमारा माउंट आबू, जो कि न्यूनतम तापांतर वाला स्थान बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता है, यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता स्थित है। अब देखिएगा हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जैसलमेर जिला, जो कि राजस्थान के अंदर है ना वो सबसे कम वर्षा को प्राप्त करने वाला स्थान बनाती है। और सबसे कम स्थान है जो है वर्षा को लेकर वो है सम वाला जो क्षेत्र है वह हमारा सबसे कम वर्षा इस जगह पर
होती है। दूसरा, सर्वाधिक शुष्क जिला है, सर्वाधिक शुष्क जिला है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर्वाधिक शुष्क जिला है और यहाँ पर अपने लिखा है सर्वाधिक गर्मी यानी तापांतर वाला जिला। तो शुष्क का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसी रेती है जिसका पानी नहीं होने का तो सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पानी की तो सुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ताप में परिवर्तन है। क्या है? ताप में परिवर्तन। यहाँ पर क्या है, ताप तो है लेकिन पानी ही नहीं है, एकदम सूखा भाग, पूरा वनस्पति रहित वाला भाग कह सकते हैं। उसके बाद आता है जलवायु का विषमता वाला, यानी कि जलवायु जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित होती रहती है। इसका रिकॉर्ड 30 साल तक अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी हवाएं चल रही हैं जिसके कारण रेत जो है वो उड़ उड़ करके अलग अलग स्थानों पर अपने टीले बनाती रहती है। और यहाँ पर जो है ना वो हवाओं के द्वारा जो अर्धचंद्राकार, दैत्याकार जैसे पहाड़ों का निर्माण करती है, जो कि आज तो इस जगह पे है, शाम को कहीं चेंज हो जाता है, जिसके कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से तापमान परिवर्तित होते रहता है। तो ये सबसे ज्यादा विषमता को प्राप्त करने वाला जिला है। नेक्स्ट है हमारा जोधपुर। जोधपुर जो है वो पुराने क्वेश्चंस के आधार पर कि सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, तो फलोदी रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा फलोदी जिला बन चुका है। तो अब हम इसको जोधपुर न कह करके वो सीधा क्वेश्चन बनाएगा कि सर्वाधिक शुष्क स्थान या जिला कौन सा है, तो फिर हमको यहाँ पे फलोदी को लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने भी स्थान ले रखा है, क्योंकि ये पुराने मैटर के आधार पर है। अब यहाँ पर स्थान न होकर के जिला होगा। क्या होगा? जिला होगा। आगे है हमारा बीकानेर। ये जो बीकानेर वाला जो भाग है यह हमारे 997 मिलीबार समदाब स्थिति को बनाने वाला काम करेगा। 997 मिलीबार, यानी कि जिस तरह से हवाओं का दाब चल रहा है, हवाओं की जो स्थिति चल रही है, उसके आधार पर मिलीबार दाब का एक आंकड़ा लिया गया है, जिसके आधार पर यह कह सकते हैं कि बीकानेर है वो 997 मिलीबार जलवायु का एक प्रभाव डालना शुरू करेगा। उसके ऊपर है हमारा गंगानगर। गंगानगर हम अच्छी से जानते हैं कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। और दूसरा, आंधी और तूफान सर्वाधिक यहाँ पर आते हैं। और ये जो आंधी और ये जो तूफान आते हैं वह हमारे पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं आने पर ही होगा, तब बहुत ज्यादा हवाएं चलेंगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर वाला जो ये भाग है वह 997 मिलीबार जलवायु दाब बनाता है। जलवायु दाब बनाता है, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद हमारा गंगानगर, नागौर, चूरू, इडवाना, इधर से है ना वो हमारा पाली, इधर से हमारा बाड़मेर, झालोर वाला क्षेत्र नहीं है, वह हमको 998 मिलीबार दाब बनाता है। उसके बाद यहां से हम देखते हैं तो झालोर, झालोर से ये बीच वाला भाग, अजमेर वाला भाग, जयपुर वाला भाग, इधर से हमारा ये आ जाता है सवाई माधोपुर वाला भाग। ये जो पूरा भाग है, यानी कि झालोर से लेकर के सिरोही नहीं है, झालोर से लेकर के वापिस कटता है और ये सीधा अजमेर, नागौर का वाला भाग, झुंझुनू या आसपास का जो क्षेत्र है, सवाई माधोपुर तक का जो भाग है वह हमारे 999 मिलीबार दाब को बनाता है। उसके बाद हमारा है ना वो झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ये जो क्षेत्र हैं वह हमारे 1000 मिलीबार दाब को बनाता है। हमारा आरपीएससी ने अब तक 999 पे क्वेश्चन ले लिया है। आरपीएससी ने इस 1000 मिलीबार की हवाओं को लेकर के क्वेश्चन ले लिया है। उसके बाद मिलान को लेकर के 997 को लेकर के भी क्वेश्चंस ले लिया है। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा के माप को देखते हुए जाते हैं तो 80, 60, 40, 20 और 0 आप जा सकते हैं। अगर आप पश्चिम से अगर चलते हैं तो 0, 20, 40, 60 और 80 की ओर
आ सकते हैं। आप अपने तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से चलना चाहूँगा तो यहाँ पे 80 से 100 का चल रहा है, तो 80 से 100 वाला जो क्षेत्र है वर्षा का, उसे हम 100 के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला निकल गई और अरावली पर्वत श्रृंखला वाला जो भाग है थोड़ा-सा, उस भाग के अंदर हम देखते हैं जो सिरोही का थोड़ा-सा भाग पड़ रहा है, तो ये जो भाग है उसको हम 999 के अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। इधर से जैसे अरावली को हम वापिस जाते हैं, जिसको हम अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, उसको 998 कर सकते हैं और एकदम जो शुष्क वाला भाग है उसको 997 बोल सकते हैं। आप इसको चाहो तो 0, 20, 40, 60, 80 के अंदर डिवाइडेशन करके अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? कोई क्वेश्चंस बोलिएगा। देखिएगा, आप लोग है ना वहाँ जितना एडवांस पढ़ के आएंगे, क्योंकि आपकी न बोलने के कारण मैं बहुत सारी बातें भूल जाता हूँ, बहुत सारी बातें भूल जाओ। आप जितना बोलेंगे मैं उतना ही उत्तर दूंगा। ये वार्षिक तापांतर तो है, दैनिक तापांतर भी सर जो वार्षिक तापांतर जो है वह और दैनिक तापांतर में है ना वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां पर पहले से ही वार्षिक चल रहा है वहां पर भी दैनिक टाइड ही चलेगा। ठीक है, तो आपको 99% ये है ना वो सर्वाधिक है ना जो वार्षिक तापांतर की ओर ही जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि वहाँ की किस परिस्थिति आती है। और जैसे आप बांसवाड़ा में कोई गर्मी नहीं है, अचानक से मौसम चेंज हुआ, यहाँ पर एकदम ठंडा हो गया, हमारा तापमान यहाँ पे बदल जाएगा फटाक से। और वार्षिक वाला जो क्षेत्र है वो वार्षिक को लेकर के ही प्रश्न उठाता है। बांसवाड़ा को चेरापूंजी क्यों कहते हैं? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बांसवाड़ा का हिंदी अर्थ क्या है? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बांसवाड़ा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बांसवाड़ा शब्द कौन सा है, एक बार बताइए मुझे। कोई आपको ये पूछ ले कि बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा को हिंदी में क्या बोलते हैं, या ये बांसवाड़ा जो शब्द है वो किस भाषा का है? देखो अपने यहाँ पर है ना वो बहुत सारी ऐसे है ना वो मान्यताएं हैं, लेकिन बांसवाड़ा जो शब्द है वो हिब्री शब्द है। कौन सा शब्द है? हिब्री। और इसका हिंदी अर्थ होता है शांति और अमन वाला स्थान। बांसवाड़ा का जो शब्द है वो हिब्री शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वो है शांति व अमन वाला स्थान। यानी कि बांसवाड़ा में वास्तव में शांति और अमन है। और यहाँ पर चेरापूंजी इसलिए कहा जाता है कि हमारा भारत का एक ऐसा स्थान चेरापूंजी जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और वही स्थिति हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर है, क्योंकि हमारा जो बांसवाड़ा है वह न तो पूरी तरह से है ना वो मैदान है, और न ही पूरी तरह से वो पठार है, और न ही पूरी तरह से ये पहाड़ी है। जो चेरापूंजी वाला जो स्थान है वहां पर मैदान भी है, पठार भी है और पहाड़ भी है, जो कि वहां पे बहुत बड़े बड़े झरने और प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। तो वही स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले के अंदर, यानी कि वही डिजाइन, जैसे मैंने एक बार बोला था कि हिमाचल प्रदेश की वह झील जिसकी डिजाइन हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर मैच करती है, जो कि हमारे चाचा कोटा का झील है। बस वही स्थिति हमारे चेरापूंजी के अंदर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वही परिस्थिति हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर भी उपलब्ध है, जिसके कारण इस बांसवाड़ा को चेरापूंजी कहा जाता है। तो अगर कभी आप लोग है ना नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के अंदर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, और हो सकता है कि आप है ना वो आपके लिए तो क्या है कि लंबी नौकरी का टाइम पीरियड है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार सोच रही है कि टीचरों को हर 2 महीने के अंदर 2 साल के अंदर एग्जाम लिए जाएं, ताकि उसका डिजाइंस कैसी है उसके ऊपर कार्य होगा, क्योंकि पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस पर भी काम चल रहा है। तो अगर ऐसा पूछे और आपको नॉर्मल सा मेरे जैसा कहेगा लो आप बांसवाड़ा में रहते हो, ओके वेरी गुड, बांसवाड़ा का हिंदी अर्थ क्या है, बांसवाड़ा किस भाषा का है, ये बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब मैंने आपका क्वेश्चन भी पूछा था कि लड़के बाल नहीं काटते, सॉरी लड़के बाल काटते हैं और लड़कियां बाल नहीं काटती, उसके पीछे का क्या कारण था? हमने प्रश्न पूछा था आपसे। अब अगर आप ढूंढते हैं इसको तो बहुत सारी
बहुत सारी चीजें आप उसमें ढूंढ करके निकालते। पता किया क्या? नहीं किया। तो देखिएगा कभी कभी किसी क्वेश्चंस को हम करते हैं तो इसके पीछे भी कुछ कारण होता है जिसके कारण आप इसको टटोल लें, उस नॉलेज को टटोल लें, क्योंकि उसके आसपास में ही कोई प्रश्न बन करके छिपा हुआ रहता है। आइए उसका हम उत्तर थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। और इस तरह से हमारे राजस्थान की जो जलवायु है वो विषमताओं को लेकर के चल रही है। हमारा राजस्थान जो है उष्ण कटिबंध को भी तैयार करती है। हमारा राजस्थान जो है वो आर्द्र कटिबंध को भी तैयार करती है। हमारा जो राजस्थान है वो उप आर्द्र वाले भाग कटिबंध को भी तैयार करती है और अति आर्द्र वाले कटिबंध को भी तैयार करती है। और ये जो कुछ भी आर्द्रता की को लेकर के जो भी मापदंड रेडी हुए हैं उसके अंदर जिस वैज्ञानिक है कोपेन, इसने अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि कोपेन जो है इसने जलवायु पर अध्ययन करने के लिए जो डिजाइन रेडी की, जो मापदंड तैयार किए, वो किस सन में किया? किस सन में किया? पूरे विश्व की जलवायु को उसने विभाजित किया कोपेन ने। किस सन में किया? क्या हमें आए बाय ढूंढना नहीं पड़ेगा? ये इस तरह के क्वेश्चन आपकी ओर से आने चाहिए थे कि सर ये कोपेन कोपेन कर रहे हो आप, तो ये कहाँ का था, ये किस सन में इसने किया और कैसे किया? कोपेन ने हमेशा है ना वह वनस्पतियों के आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है। अभी इसने कब किया? हम्म, वर्षा पे तो दूसरे व्यक्ति ने किया है। हाँ, ढूंढ के लाइएगा, उसका उत्तर तो हम देंगे। लेकिन आज मैं आपको एक डिजाइन बना करके दे रहा हूं, उसके आधार पर इन लेखकों के, इन जलवायु विशेषज्ञों के, इन्होंने कब अपना रिसर्च किया उसको लेकर सिर्फ सन, बाकी उन्होंने कौन सा तथ्य लेकर के रिसर्च किया वो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बाकी आपको सन आपको ढूंढ करके पता लगाना है। ठीक है? क्योंकि आप लोग है ना वह मिटाने का गया, अगर आप लोग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे, लाना कपड़ा एक से। बच्चे हैं उधर से फेंक देते हैं, ला इधर दे दो उनको। तो आप क्वेश्चंस करेंगे तभी मजा आएगा मुझे, नहीं तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा है ना वो बैटरी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना आप क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे, मैं उतनी ही बातें करके आपको दूंगा, क्योंकि मैं कब क्यों कैसे करता रहता हूँ। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं करता ही रहता हूँ। इसलिए अब यहाँ पर है ना वो अत्यधिक तापांतर वाला जिला, कम तापांतर वाला जिला, इसको क्यों किया, कैसे हुआ? भाई डूंगरपुर को ही कम तापांतर वाला क्यों बोला? व्हाट इज रीजन? कुछ तो लॉजिक होगा उसी को भाई, कुछ तो ऐसा होगा। अब ये प्रश्न बनाने वाला है क्योंकि आरपीएससी जो है वह आपको खकड़ाना चाहता है ना, खकड़ाना चाहता है। अब यहाँ पे देखो, ये हरियाणा वाले इस संवेद क्षेत्र को राढ़ क्षेत्र कहते हैं। अब इसको राढ़ क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा? ये इतना बताया कि राढ़ क्षेत्र है, जैसे कि आप कह रहे हो तापांतर वाला, पर तापांतर की वो तो हमें कहीं पता कहीं पर भी गाइड में इससे ज्यादा डीप में बताया नहीं गया है। अब देखिएगा कि गाइड में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अभी हमारे शिक्षा का क्षेत्र इतना बढ़ चुका है कि बहुत सारे बच्चे इन इन शब्दों पर पीएचडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर, और जब वो पीएचडी करके लेक्चरर बन रहे हैं, और जब वो है ना वो एक एग्जामिनर, एक पेपर बनाने वाले टीचर के रूप में आ रहा है, तो उन्होंने जिसको पीएचडी कर रही की वहां से वो क्वेश्चन बनाएगा, सीधी सी गणित।
वो इन गाइडों को क्यों पूछेगा? जब उस चीज पे उसने रियली में पीएचडी कर रखी है तो वो वहां से उठाएगा। और टीचर का काम क्या है कि हर एक नई चीज के ऊपर अपडेशन पे चलते रहना। तो आपको है ना वह कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप करेंगे तो फायदे में जाएंगे। थोड़ा सा कठिन तो लग रहा है आपको कि ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम वाली स्थिति खड़ी कर रही हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है वो जब आप जॉब पे चढ़ जाएंगे तो हर महीने 50-60 हज़ार जो गिनोगे, वो जो खुशी है ना, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए आज से दुख लेना ही है, आज से दुख लेना ही है। और वो कितना? सिर्फ 4 महीने लेना है। उसके बाद तो शांति से सो, मस्ती से। टाइम शेड्यूल को बनाइए आप लोग। फिर तो क्या है, फिर बाद में देखा जाएगा। सरकार जैसा जैसा बोलेगी, तो सरकार बोलेगी यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठना, वहाँ यहाँ उठो यहाँ उठना नहीं, वहाँ चलना तो वहाँ चलना, अपने कौन से तगार ठोकने। लेकिन अभी उस पैसे को लेने के लिए तो अपने को करना ही होगा। इसलिए हमारे है ना वो एक 11 साल के एक बच्चे के लिए हमारे कवि ने 4 लाइनें लिखी थी कि सूर्य के साधक तिरस्कृत हो गए, पूर्ण के चारण पुरस्कृत हो गए, मिल गया सम्मान रेगिस्तान को, रेत के टीले अलंकृत हो गए। मात्र 11 साल के बच्चे पर लिखा था। सूर्य के साधक तिरस्कृत हो गए, पूर्ण के चारण पुरस्कृत हो गए, मिल गया सम्मान रेगिस्तान को, रेत के टीले अलंकृत हो गए। और ये जो मैं 4 लाइनें बोल रहा हूं, इस लाइन पे भी आरपीएससी ने 4 क्वेश्चन ले लिए हैं। इस 4 लाइनों को किस लेखक ने लिखा, किस बच्चे के लिए लिखा, और उस बच्चे के नाम से उपग्रह का नाम लिखा हुआ है। उपग्रह का नाम है उस बच्चे के ऊपर। और अभी वह अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। मात्र 11 साल के बच्चे ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिस पर हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा कवि ने उस बच्चे को समर्पित करके ये 4 लाइनें लिखी थी कि सूर्य के साधक तिरस्कृत हो गए, पूर्ण के चारण पुरस्कृत हो गए, मिल गया सम्मान रेगिस्तान को, रेत के टीले अलंकृत हो गए। अब ये भी ढूंढ के लाइएगा ये किस लेखक ने लिखा, उस बच्चे के नाम से उग्र क्या था, क्योंकि उस उग्र को लेकर के भी क्वेश्चन बना है, इस 4 लाइनों को लेकर के भी क्वेश्चन बना है। खास करके दूसरे एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये हिंदी का है, ये स्पेशली हिंदी का है ना। और जनरल साइंस को लेकर के उस उग्र का नाम बोलेगा कि उस बाल वैज्ञानिक का नाम बताए जिसके नाम से भारत सरकार ने उपग्रह का नाम रखा है। अब यहाँ पे जनरल साइंस है, ये 3 जगह सारा जनरल साइंस का क्वेश्चन भी हो रहा है, लेखक का नाम भी हो रहा है, और उस बालक के है ना वो पढ़ाई भी हो रही है। तो आप लोग है ना वह जितने क्वेश्चन उठाएंगे मेरे सामने, मैं उतने ही अच्छा मजा आएगा मुझको खेलने में। क्योंकि आप लोग क्या चुपचाप बैठे रहेंगे ना, तो होता क्या है कि फिर मैं बोलते बोलते भूल जाता हूँ। देखो अब बोलना शुरू किया था मैंने, 4 लाइनें भी बोल दी, उपग्रह को भी बता दिया। एडवांस पढ़ के आए तो क्वेश्चन हाँ, देखिएगा, हम जब भी किसी तैयारी को करते हैं तो आपको एडवांस तैयार होना पड़ेगा। यहाँ से आपको पुटअप मिलेगा और वापस जाकर यहाँ की बताई की चीज को फिर करोगे तो ये 1 2 एंड 3 राउंड होने चाहिए, 3 राउंड होने चाहिए। तो आइए हम मैंने वो भी उन जलवायु के कोपेन के अनुसार ये मैं पहले बता चुका हूं। कोपेन ने है ना वह वनस्पति को आधार बनाया था। अब वो भैया समझ में नहीं आया।
शुष्क, उष्ण। वो सोचते हैं कि यानी हम YouTube पर देख लेंगे। आप क्लास दे रहे हो वो सीख लेंगे। उष्ण, मरुस्थलीय, कोपेन ने उष्ण मरुस्थल दूसरे नंबर पर, अर्ध शुष्क, जलवायु प्रदेश तीसरे नंबर पर, उप आर्द्र, जलवायु प्रदेश, और चौथे नंबर पर है अति आर्द्र, और उसके साथ में एक शब्द जुड़ा है उष्ण। जलवायु प्रदेश। अब मुझे बताइए, कोपेन के अनुसार, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको दे चुका हूं मैं, कोपेन ने उष्ण शुष्क उष्ण को लेकर के अपना एक सिंबल दिया है, ABCDEF तक को लेकर के। कौन सा सिंबल था? BWHW। अर्धशुष्क को लेकर के BSHW। उप आर्द्र को लेकर के बोलिएगा, CWG। क्या बोला था? CWG। और अति को लेकर के AW। हमारा दूसरा जो वैज्ञानिक था, और वो था हमारा थॉर्नवेट। इस थॉर्नवेट ने तापांतर, वर्षा और वाष्पीकरण को लेकर के जलवायु को परिवर्तन किया। तो यहाँ पे शुष्क उष्ण मरुस्थलीय को लेकर के इस थॉर्नवेट ने भी अपने सिंबल दिए। किसी को याद है क्या? याद है कोई? तो देखिएगा, इसका जो सिंबल है वह है EA.D। दूसरे नंबर पे है W। थर्ड नंबर पे है DA.W। और चौथे नंबर पे है CA.W। ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर उसने जो उप आर्द्र बोला है, इसने यहां पर क्या कर दिया है? उप आर्द्र और उष्ण शब्द का यूज किया है इस जगह पर। उप आर्द्र उष्ण जलवायु ऐसा बोला गया है। और यहां पर जो लास्ट वाला जो भाग है, उससे क्या किया है उसने? उप आर्द्र बोला है। क्या बोला है? उप आर्द्र। यहाँ पर जो उप आर्द्र लिखा हुआ है, उसे वहां पर उसने क्या बोला है? उष्ण आर्द्र जलवायु बोला है। और जहां पर अपने अति आर्द्र बोल रखा है और उष्ण लगा रखा है, वहां पर उसने क्या बोला है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस तरह से उसने बोला है। उसका जो सिंबल है, यानी कि पहला शुष्क को EAD, दूसरे का है DBW, तीसरे का है DAW, और चौथे का CA.W। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसमें बहुत ज्यादा हमारे क्वेश्चंस उभर करके आते हैं।
तीसरे नंबर का हमारा एक और वैज्ञानिक बना टी वार्था, प्रोफेसर टी वार्था। और इसने है ना वह सबसे ज्यादा वर्षा को लिया है। क्या लिया है? वर्षा को। और इसने भी अपना सिंबल दिया है, और इसे सिंबल दिया है BWH, और यहाँ का जो फर्स्ट W उसको हटा दिया उसने। ठीक है। दूसरे नंबर पे इसने क्या किया है? BSH किया है और W को हटा दिया है। यहाँ पर क्या किया है उसने? CAW किया है। जहां पर CWG है वहां पे CAW किया है। और चौथे नंबर पे जो है उसको उसने A और W ही कहा है। तो देखिएगा BWHW, यहाँ पे BWH टी वार्ता का, BSHW है यहाँ पर BSH ही है खाली, यहाँ पर CWG है, यहाँ पर CAW है, CAW है, और यहाँ पर AW है तो यहाँ पर भी उसने AW को रखा हुआ है। सिर्फ हमको ये थोड़ा सा जो मिस्टेक होती है वो थॉर्नवेट पे ही होती है। इसने EA.W लिखा है, DB.W लिखा है, DA.W लिखा है, CA.W लिखा हुआ है। आज तक हमारे आरपीएससी ने इस B का WHW को इंग्लिश में नहीं लिखा है आज तक, लेकिन कुछ गाइड ऐसे आ चुकी हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, राजस्थान के पाठ्यक्रम के अंदर, कॉलेज के पाठ्यक्रम के अंदर इस BWHW को उसने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। ये आपको पहले से संकेत दे रहा हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं कि BWHW को इंग्लिश में कहते हैं यूँ करके फट दे के उसने लिख दिया, तो हमको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वनस्पति का वानस्पतिक नाम आरपीएससी बोलता है, पशुओं का वानस्पतिक नाम बोल लेता है, वैसे कहीं इसको भी अंग्रेजी में नहीं बोल ले, तो आपको इस चीज को भी ढूंढना है, बाकी हम आपको बताएंगे। तो हमारे जलवायु को लेकर के मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, कोपेन ने कब स्टार्ट किया, थॉर्नवेट ने कब स्टार्ट किया, और प्रोफेसर टी वार्था ने कब स्टार्ट किया, सनों को लेकर के। बाकी मैंने यहाँ दे दिया है, कोपेन ने अपने वनस्पति के आधार पर ही विश्लेषण किया है, थॉर्नवेट ने तापांतर, वर्षा और वाष्पीकरण के आधार पर जलवायु को डिवाइड किया है, और टी वार्ता ने है वो सिर्फ वर्षा को लेकर के डिवाइड किया है। तो हमारी कुछ बातें हैं वह मौसम को लेकर के, वर्षा को लेकर के रहती हैं, तो हम बीच बीच में इसके लिंकेज में जो यूनिट्स बन करके उभरेंगे उन यूनिटों को हम लेकर के जाएंगे। तो हमारा जो कल का जो यूनिट होगा वह रहेगा हमारा वर्षा के साथ में मृदा अपवर्तन, यानी मृदा के प्रकार यानी मिट्टियों के प्रकार। हाँ, अपवर्तन किस तरह से होता है, यानी मिट्टियों की क्या क्वालिटीज़ हैं, मिट्टियों के क्या प्रकार हैं, उसके ऊपर हम कल यूनिट को लेकर के जाएंगे। क्योंकि हमारा राजस्थान जो है वो विभिन्नता की मिट्टियों को लिए हुए है। तो आप एडवांस में तैयारी करके आइए कि राजस्थान में कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ताकि आपके क्वेश्चन सामने से आएँ, ताकि मैं थोड़ा और अच्छी तरह से आपको बता पाऊँ। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। आपने है ना वो हमारे इस वीडियो को लाइक किया है, इसलिए आपको हम बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप हमें इस तरह से ही संबलन देते रहें, ताकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिट्स को आपके सामने रख पाएँ और पूरे ज्ञान के साथ रख पाएँ। और हमने बहुत जल्दी है ना वो लाइव क्लासों को भी डेवलप कर लिया है। हम लाइव क्लासों के अंदर आपसे जुड़ेंगे और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हम लाइव में दे पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस में।